गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र का परिचय प्रश्न पत्र में हमने चर्चा की थी सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन के क्या प्रतिमान हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में सोरोकिन का सिद्धांत क्या है। समाजशास्त्री पितरिम सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अपनी पुस्तक सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनामिक्स में प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार परिवर्तन एक चक्र के रूप में होता है। परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था और पुनः प्रथम अवस्था में चक्रीय रूप में होता है। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या संस्कृति के निम्न 3 प्रकारों के आधार पर की है। संस्कृति के प्रकार: विचारणात्मक, आदर्शवादी और इंद्रियपरक। सोरोकिन ने संस्कृति को एक व्यवस्था माना है जिसके विभिन्न तत्व एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप में संगठित होते हैं। प्रत्येक संस्कृति के विकास की एक सीमा होती है। एक सीमा तक विकसित होने के बाद संस्कृति में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एक प्रकार की संस्कृति का विकास चरम सीमा तक पहुंचने के बाद वह दूसरी प्रकार की संस्कृति की ओर अग्रसर होती है। विचारणात्मक संस्कृति विकसित होकर इंद्रियपरक संस्कृति की ओर अग्रसर होती है। इसी प्रकार इंद्रियपरक संस्कृति एक सीमा तक विकसित होने के बाद विचारणात्मक संस्कृति की ओर अग्रसर होती है। इन दोनों ही प्रकार के परिवर्तन की दिशाओं में इन संस्कृतियों के मध्य आदर्शवादी संस्कृति की अवस्था में से होकर गुजरना होता है। सिद्धांत की मान्यताएं: सोरोकिन का सिद्धांत इनके द्वारा उठाए गए 2 प्रश्नों एवं उनके 3 संभावित उत्तरों पर आधारित है। पहला प्रश्न, अंतिम सत्य क्या है? दूसरा प्रश्न, जीवन के सर्वोच्च मूल्य क्या होना चाहिए? अंतिम सत्य क्या है? इनके अनुसार अंतिम सत्य के 3 संभावित उत्तर हो सकते हैं। अंतिम सत्य वही है जिसका इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो सके। दूसरा, इंद्रिय बोध सत्य नहीं है, संसार नश्वर है और सत्य इंद्रियातीत है। तीसरा, सत्य वह भी है जो इंद्रिय बोध है और सत्य वह भी है जो इंद्रियों से परे है। दूसरा, जीवन के सर्वोच्च मूल्य क्या होने चाहिए? जीवन के सर्वोच्च मूल्य के भी आपने 3 संभावित उत्तर दिए हैं जो निम्न प्रश्नों के आधार पर उत्तरों में समाहित होती हैं। पहला, अगर सत्य इंद्रिय बोध है तो सर्वोच्च मूल्य खाओ पियो और मौज उड़ाओ है। भौतिक वस्तुओं का उपभोग ही सर्वोच्च मूल्य है। आपने इसे इंद्रिय परक संस्कृति कहा है। दूसरा, अगर अंतिम सत्य की कल्पना शाश्वत के रूप में है, जगत मिथ्या है, तो सर्वोच्च मूल्य त्याग व संसार से पलायन होंगे। इसे विचारणात्मक संस्कृति बताया गया है। अगर अंतिम सत्य इंद्रिय बोध एवं इंद्रियातीत दोनों है, तब सर्वोच्च मूल्य भौतिक जीवन को निर्लिप्त रूप से भोगने से है। इसे आदर्शात्मक संस्कृति की संज्ञा दी है। संस्कृति के प्रकार की बात करें तो पहली है इंद्रिय परक संस्कृति। सोरोकिन ने भौतिकवादी संस्कृति को इंद्रिय परक संस्कृति कहा है। इसे चेतनात्मक संस्कृति भी कहा जाता है। यह शरीर की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में विश्वास रखती है। यह संस्कृति यथार्थ होती है। इस संस्कृति में
भौतिक वस्तुओं का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस संस्कृति में भौतिक आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के साधनों की प्रधानता होती है। इनके अधिकतम पूर्ति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्व दिया जाता है। दूसरी है विचारणात्मक संस्कृति। इसे चिंतनात्मक संस्कृति भी कहते हैं। यह इंद्रिय परक संस्कृति का विपरीत रूप है। यह संस्कृति अपना ध्यान आध्यात्मिक चिंतन में रखती है। इस संस्कृति का संबंध इंद्रियों से न होकर धर्म, दर्शन, आध्यात्म शक्ति से होता है। विचारणात्मक संस्कृति का उद्देश्य अंतिम सत्य की खोज, धर्म, दर्शन और आध्यात्म होता है। यह नवीन आविष्कारों में विश्वास नहीं रखती। इस संस्कृति से विकास पिछड़ जाता है। तीसरी है आदर्शात्मक संस्कृति। इस संस्कृति में इंद्रिय परक और विचारणात्मक दोनों ही संस्कृतियों की विशेषताएं देखी जा सकती है। आदर्शवादी संस्कृति में धर्म तथा विज्ञान, भौतिक सुख और आध्यात्म सभी को समान रूप से महत्व दिया जाता है। सोरोकिन ने आदर्शवादी संस्कृति की अवस्था को सर्वोत्तम बताया है, क्योंकि यह अन्य दोनों प्रकार की अवस्थाओं का संतुलन और समन्वय होती है। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या। सोरोकिन ने संस्कृति के उपयुक्त तीनों प्रकारों की अवस्थाओं के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की निम्न व्याख्या की है। इनकी मान्यता है कि जब एक समाज विचारणात्मक संस्कृति के विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसके बाद वह धीरे धीरे विपरीत प्रकार की इंद्रिय परक संस्कृति की ओर गतिशील होता है। लेकिन इंद्रिय परक संस्कृति की अवस्था को प्राप्त करने से पूर्व वह समाज कुछ समय के लिए आदर्शात्मक संस्कृति की अवस्था में से होकर गुजरता है। इस प्रकार से सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर विचारणात्मक संस्कृति से आदर्शवादी संस्कृति, आदर्शवादी संस्कृति से इंद्रिय परक संस्कृति, फिर इंद्रिय परक संस्कृति से पुनः आदर्शवादी संस्कृति की अवस्था में होता हुआ विचारणात्मक संस्कृति की अवस्था में पहुंचता है। यह परिवर्तन का क्रम चक्र के रूप में निरंतर चलता रहता है और सामाजिक विकास होता रहता है। सोरोकिन के सिद्धांत की आलोचना करें तो हम सोरोकिन का सिद्धांत यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि समाज एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति की ओर क्यों परिवर्तित होता है। दूसरी बात, सोरोकिन ने समाज की संस्कृति परिवर्तन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया बताया है, किंतु कई बार सांस्कृतिक परिवर्तन अस्वाभाविक एवं नियोजित रूप से भी लाए जा सकते हैं। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के संबंध में जो निश्चयात्मक भविष्यवाणी की है वह वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। आगे हम चर्चा करें कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की। समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इनका कहना है कि सभी सामाजिक परिवर्तनों का मुख्य कारक आर्थिक तत्व है और सभी परिवर्तन इसके परिणाम हैं। मार्क्स के सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद या इतिहास की भौतिक व्याख्या भी कहा जाता है। मार्क्स का विचार था कि समाज विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था अस्तित्व में आती है। एक अवस्था में परिवर्तन का कारण आर्थिक तत्वों अर्थात उत्पादन वितरण के ढंगों में परिवर्तन है। जीवन की भौतिक अवस्था में परिवर्तन सभी सामाजिक संस्थाओं यथा राज्य, धर्म, परिवार आदि में परिवर्तन ला देता है। दूसरी ओर
मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष को माना है। मार्क्स ने कहा कि अब तक का मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स के अनुसार जिस प्रकार के उत्पादन के साधन होंगे उसी प्रकार का समाज होगा। प्रत्येक समाज में आर्थिक हितों को लेकर दो वर्ग पाए गए हैं। एक वर्ग वह है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है, दूसरा वर्ग वह है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं है। दोनों वर्गों में परस्पर हितों को लेकर संघर्ष पाया जाता है। मार्क्स ने इसे वर्ग संघर्ष कहा है। इस वर्ग संघर्ष के उपरांत एक नई समाज व्यवस्था उभर कर सामने आती है और समाज व्यवस्था परिवर्तित होता है। सामाजिक परिवर्तन के मार्क्स ने विभिन्न चरण या प्रारूप बताए हैं। पहला जनजातिवाद, दूसरा सामंतवाद, तीसरा पूंजीवाद और चौथा फिर समाजवाद, जिसे साम्यवाद भी कहा था। मार्क्स ने आर्थिक तत्वों पर आधारित वर्ग संघर्ष के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया था। मार्क्स की आलोचनाओं की बात करें तो मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत अधिक मात्रा में सामाजिक दशाओं में परिवर्तन की व्याख्या करता है। इसकी आलोचनाएं मैकाइवर पेज के अनुसार मार्क्स ने परिवर्तन का एक आर्थिक कारक ही महत्वपूर्ण माना है, जबकि परिवर्तन के अन्य कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। मार्क्स ने प्रत्येक समाज में केवल दो ही वर्ग की कल्पना की है, परंतु मानव इतिहास में अन्य वर्ग मध्यम वर्ग भी रहा है, जिसकी मार्क्स ने अवहेलना की। मार्क्स ने जिस साम्यवाद की कल्पना की थी वो अभी तक नहीं आया है। कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत एक पक्षी है, समाज के अन्य पक्षों की उसने अवहेलना की। धन्यवाद।